हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अगला टॉपिक है CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज समटाइम ऑल्टर्ड बाय कंडीशन। कभी कभी क्या होता है, कंडीशन से भी रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। कंसिडर ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो हमें एक केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करना है दो सब्सटेंस के बीच में, और इन सब्सटेंसेस में से जो एक रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, यानी एक रिएक्टेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन, और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट with 10 mole of water, amount of the various constituent at the beginning T equal to 0 and completion T of the reaction are given as under। तो इसमें कहा गया है कि 0.01 मोल इथाइल एसीटेट का जब 10 मोल वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो रहा था तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जो बन रहे थे शुरुआत में, यानी जब टाइम 0 था, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी यानी टाइम T था, उस समय जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहे थे उनके अमाउंट यहाँ पर दिए गए हैं। वो क्या है, जब टाइम 0 था तो CH3 COO C2H5 यानी इथाइल एसीटेट, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी टाइम 0 पर 0.01 मोल, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची 0 मोल, ये पूरी की पूरी खत्म हो गई। H2O यानी वाटर, शुरुआत में जब टाइम 0 था वाटर की कंसंट्रेशन 10 मोल थी, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी तो वाटर की कंसंट्रेशन कितनी बची 9.9 मोल, उससे ये प्रोडक्ट बने CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब रिएक्शन टाइम 0 था तब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो इसका 0 मोल, C2H5OH इथेनॉल का भी 0 मोल। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी, जब टाइम T था, तो CH3COOH की जो कंसंट्रेशन थी वो 0.01 मोल थी, C2H5OH की जो कंसंट्रेशन थी वो भी 0.01 मोल थी। तो इस रिएक्शन से हमने क्या देखा, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो वाटर की कंसंट्रेशन थी उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया था। आप देख सकते हैं पहले वाटर की कंसंट्रेशन 10 मोल थी जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी वाटर की कंसंट्रेशन 9.9 मोल थी, तो इसमें बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा थी और उसके बाद कितनी बची, तो इसमें बहुत ही मामूली सा चेंज आया, इतनी ज़्यादा चेंज इसमें नहीं देखा गया। सो इन द रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K डैश CH3COO C2H5H2O, ये इसकी हमने रेट इक्वेशन रख दी। द टर्म H2O कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर जो टर्म है H2O वाटर, उसको हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, उसमें बहुत ही मामूली सा अंतर आया। क्योंकि ये देखिए CH3COO C2H5, ये इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोल थी, ये तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा थी, इसके मुकाबले इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर हम वाटर को कांस्टेंट ले सकते हैं। द इक्वेशन दस बिकम रेट इज इक्वल टू, तो इक्वेशन को कैसे लिख देंगे, जब वाटर को हमने कांस्टेंट लिख दिया तो क्या ले लेंगे, रेट इज इक्वल टू K CH3COO C2H5। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर K किसके बराबर है, K है K इज इक्वल टू K डैश H2O। इसमें वाटर को कांस्टेंट लिया और जो ये वाली वैल्यू है K डैश H2O, इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पर हमने K रख दिया, K की वैल्यू इतनी है, तो हमारा रेट कांस्टेंट जो रेट की रिएक्शन है वो ये हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रही है। एंड द रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक वाटर को कांस्टेंट लेने पर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह दिखाई दे रही है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन एक्चुअली में तो यहाँ से देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक की कंसंट्रेशन, एक जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है और उसमें कोई भी चेंज होता भी नहीं, तो इसलिए उसको कांस्टेंट ले लिया जाता है, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये केन शुगर C12H22O11H2 के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ग्लूकोज बना C6H12O6, फ्रुक्टोज बना। तो इसका जो रेट कांस्टेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि C12H22O11। इसमें भी वाटर को कांस्टेंट लिया जाता है, तो ये भी CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें एक तो इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक तो ये एग्जाम्पल है CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब इस पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4.9 हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटिक एसिटिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मिथाइल एसीटेट का जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस होता है उसको स्टडी करने के लिए जो इससे एसिटिक एसिड बना उसका टाइट्रेशन किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, इसको केमिकली एनालाइज करने के लिए। द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर एट डिफरेंट टाइम इज गिवन बिलो। तो इसमें जो एस्टर की कंसंट्रेशन है यानी मिथाइल एसीटेट की जो कंसंट्रेशन है अलग अलग टाइम पर वो यहाँ पर दी गई है। टाइम अगर 0 है, मिनट में दिया गया है, टाइम 0 मिनट है तो मिथाइल एसीटेट या फिर एस्टर की जो कंसंट्रेशन है वो 0.8500 मोल पर लीटर है। जब 30 मिनट हो गई तो इतनी कंसंट्रेशन, 60 में इतनी और 90 में 0.7096 कंसंट्रेशन, ये एस्टर की कंसंट्रेशन दी गई है। शो दैट इट फॉलोज द CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन as the concentration of water remains nearly constant 55 मोल पर लीटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो हमें इन कंसंट्रेशन के आधार पर यह शो करना है कि जो ये रिएक्शन है ये CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है? 55 मोल पर लीटर, इसमें कोई भी चेंज रिएक्शन में नहीं होता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में K डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। रेट इज इक्वल टू K डैश CH3COO यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन दी गई है। तो अगर हमें इसे CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूफ करना है तो जो रिएक्शन है वो एस्टर की रेस्पेक्ट में भी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब हम वाटर को कांस्टेंट ले लेंगे, K डैश H2O की जगह पर K ले लेंगे तो वो K की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए इन सभी कॉन्सेंट्रेशन में, सभी टाइम इंटरवल में और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होनी चाहिए? K की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसकी रेट इक्वेशन दी गई है। रेट इक्वेशन कितनी है? वो है K डैश CH3COOCH3 फिर क्या दिया है? H2O। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये हमारी ये वाली वैल्यू है, क्योंकि वाटर तो हमारा कांस्टेंट है तो इस वाली वैल्यू की जगह पर हमने क्या ले लिया? हमने लिख लिया रेट इज इक्वल टू K CH3COOCH3 और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो K है वो है K डैश H2O, यानी K डैश H2O की जगह पर हमने K रख लिया। और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? 2.303 बाई T log R0 अपॉन R, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन C में दी गई है तो यहाँ पर हम इसको C0 मान लेते हैं, log C0 बाय C। अब देखें यहाँ पर शुरुआत में हमें क्या दिया हुआ है? टाइम 0 है, कंसंट्रेशन 0.85 है, तो एट टाइम इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है। जब हम यहाँ पर T 0 रख देंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो K भी हमारा 0 आ जाएगा। तो शुरुआत में तो अगर टाइम 0 है तो K हमारा 0 आ गया। अब अगर हम बात करें एट टाइम, जब हमारे पास टाइम 30 सेकेंड है, इस वाले में जब हमारे पास टाइम 30 सेकेंड है उस समय हम K की वैल्यू निकालते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log T की जगह पर क्या रख देंगे? 30 रख देंगे, log C0 की जगह पर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जो शुरुआत में होती है तो वो कितनी है? 0.8500, तो C0 की जगह पर 0.8500। C यानी फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल का मतलब जब हम टाइम 30 सेकेंड ले रहे हैं यानी 30 मिनट ले रहे हैं, क्योंकि मिनट में दिया गया है तो उस समय उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो टाइम 30 मिनट पे जो कंसंट्रेशन है 0.8004,
0.8004। अब यहाँ पर देखिए 4 के बाद पॉइंट लगा है, इसमें 4 के बाद, तो पॉइंट यहाँ कर हम काट लेते हैं। जब हम 8500 को 8004 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.062। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 8500 को 8004 से डिवाइड करने पर 1.062 आएगा। तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय 30 log 1.062। अब log 1.062 की वैल्यू हम log टेबल से निकाल लेते हैं। ये देखें एनसीईआरटी पेज नंबर 270 पर ये लॉगरिथम टेबल दी गई है, इसमें हमें निकालना है log 1.062। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, log निकालने का तरीका है, सबसे पहले पॉइंट से इधर कितने डिजिट है वो देखेंगे। पॉइंट से इधर हमारे पास 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। मान लीजिए अब फिर क्या करना है हमें, फिर हमें शुरू की 2 डिजिट देखनी है। शुरू की 2 डिजिट कितनी है, 1 और 0 यानी 10। यहाँ पर 10 इसमें सर्च करना है, 10 यहाँ पर है सबसे शुरू में, तो 10। फिर अगली डिजिट देखनी है 6, 10 का 6 की रेस्पेक्ट में, 10 0 1 2 3 4 5 6 कितनी है 0253, तो 0253 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके आगे भी एक डिजिट दी गई है 2, फिर इस 2 को यहाँ पर सर्च करना है, 0253 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसके आगे कितना दिया हुआ है 8, तो इस 253 में 8 जोड़ देना है, तो 8 और 3 11, 6 2 और 0, तो कितना आ गया 0.0261। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। पहले 2 डिजिट यहाँ पर देखेंगे, अगली डिजिट यहाँ पर सर्च करेंगे, फिर अगली डिजिट यहाँ पर देखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसा होता 21.632, तो पॉइंट से इधर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, एक ये डिजिट यूनिट और ये 10th डिजिट, तो 2 डिजिट है, 2 में से क्या करेंगे, पहले 1 माइनस करेंगे 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर 21 का 6 की रेस्पेक्ट में, 3 की रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो हमारे पास log कितना आ गया 1.062 का 0.0261। अब यहाँ पर रख देते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30, log 1.062 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.026 और 1। अब देखिए 2.303 और 0.0261 को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.0601, इनकी मल्टीप्लाई करने पर इतना आया अपॉन 30। तो यहाँ से 0.0601 को हमने 30 से डिवाइड किया, इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 0.0601 अपॉन 30, पॉइंट लगाया और नीचे 3 0 बढ़ा लिए, 4 डिजिट है तो 4 0 नीचे बढ़ा लेंगे हम। तो आप देखिए 601 को 30 से डिवाइड करने पर 32 जा 60, फिर आगे 0 लगा देंगे ना चलने की, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर 4 है ऊपर जाकर -4, तो क्या हो जाएगा ये k की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ जाएगी हमारी पर मिनट में। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाली। अब इसमें देखिए, इसमें k की वैल्यू हम इस तरीके से दूसरे निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log c नोट बाई c है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2.303 बाई टी, टाइम रखेंगे हम 60 सेकेंड, 60 में से 0 गए, टाइम हमारे पास 60 सेकेंड, c नोट यही है log 0.8500 अपॉन यहाँ पर जो c है, क्योंकि 60 मिनट ले रहे हैं तो c ये वाला रखेंगे 0.7538, ये वाली वैल्यू रखकर आप ये निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा ही हमें थर्ड करना है, टाइम 90 मिनट लेना है, इनिशियल यही रखेंगे, फाइनल ये वाली रख देंगे 0.7096। तो इसकी यहाँ पर जो वैल्यू आई ये आप देख सकते हैं। जब हमने टाइम 0 रखा k की वैल्यू कुछ नहीं आई 0, टाइम 30 मिनट रखा ये हमने निकाला, तो वैल्यू k की वैल्यू कितनी आई 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.004 यानी 2 के बराबर है। 60 मिनट रखी तो इतनी आएगी वैल्यू, ये आप निकाल सकते हैं। 90 मिनट रखने पर ये 2.005 10 टू द पावर -3 पर मिनट k की वैल्यू आएगी। तो आपने इन तीनों केसेस में क्या देखा, जो k की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ रही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3।
It can be seen that K dash H2O is constant and equal to 2.004 into 10 to the power minus 3 per minute। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो K dash H2 है वो कांस्टेंट है, यानी K हमने क्या माना था, K इज इक्वल टू K dash H2O। यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाली और K किसके बराबर है, K dash H2O के, तो हम कह सकते हैं ये K dash H2O की वैल्यू है। तो K dash H2O इन तीनों केसेस में कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जब K dash H2O कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वी कैन नाउ डिटरमाइन K फ्रॉम, अब हम इन वैल्यू से K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें K की वैल्यू तो हमने निकाली, यहाँ से हमें K dash की वैल्यू निकालनी है। तो K dash की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K dash H2O किसके बराबर है, K dash H2O K के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या गया है, K dash H2O, यहाँ पर K की वैल्यू इधर रखी गई है 2.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कोई सी भी वैल्यू आप इनसे ले सकते हैं। तो K dash H2O K के बराबर, K dash H2O इज इक्वल टू K यानी इज इक्वल टू 2.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और हमें H2O की वैल्यू 55 दे रखी है, H2O की वैल्यू 55 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर K डैश इंटू 55 इज इक्वल टू इतने। तो K डैश की वैल्यू निकल जाएगी, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 2.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को जब हम 55 से डिवाइड करेंगे तो 3.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लीटर पर मोल पर मिनट आ जाएगा। ये देखिए कैसे किया, 2.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 55 ये होगा। तो पॉइंट यहाँ पर लगा है, इस पॉइंट को 2 आगे बढ़ा लेते हैं, 200 इसको 204 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर हमने इधर ले गए तो माइनस में, तो 2 पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी। 204 को जब 55 से डिवाइड किया गया 3.64 आया इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इसकी देखिए, इसकी वैल्यू थी पर मिनट, इसकी वैल्यू थी मोल पर लीटर। ऊपर ले गए, ऊपर जब ले जाएंगे तो ये -1 का प्लस हो जाएगा यानी लीटर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा पर मोल, और ये पहले ही पर मिनट था। तो K डैश की वैल्यू आ गई 3.64 10 टू द पावर माइनस 5 लीटर पर मोल पर मिनट।